प्यारे बच्चों नमस्कार। डायरेक्शन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का धन्यवाद। कक्षा 10वीं का चैप्टर मैथ, चैप्टर पहला वास्तविक संख्या। चैप्टर पढ़ने से पहले इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में पूरा बेसिक होगा, ठीक। तो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? बोल देगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं तो हो जाएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या को दो वर्गों में बांट दिया है, एगो परिमेय संख्या में, एगो अपरिमेय संख्या में। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आता है, ठीक। तो इससे हो गया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे r से सूचित करते हैं, जहां p तथा q दो पूर्णांक है। तो उदाहरण में हो गया 5, 1, 0, -1, 10, 2/3, 8, 7/18। ये सब हो गया परिमेय संख्या है। अब चलते हैं प्राकृत संख्या पर। तो अगर गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, इसे n से सूचित किया जाता है। उदाहरण में हो गया 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक हो गया, अनंत तक है। कुछ इससे ऑब्जेक्टिव पर हो, ठीक। ऑब्जेक्टिव पढ़ना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव एक आध नंबर 2 नंबर टच कर जाता है बोर्ड एग्जाम में। पक्का है कि गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 5-6 नंबर है कि वन चैप्टर से आ ही जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है तो 1 से होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है तो 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है तो अनंत होती है। प्राकृत संख्या शून्य, ऋणात्मक, भिन्न, दशमलव संख्या शामिल नहीं होता है। कह देगा कि प्राकृत संख्या में क्या क्या शामिल नहीं होता है तो प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं होगा, ऋणात्मक संख्या नहीं शामिल होगा, भिन्न संख्या शामिल नहीं होगा और दशमलव वाला संख्या शामिल नहीं होगा। अगले पेज की ओर चलते हैं। कह रहा है कि प्राकृत संख्या का उपयोग हम दैनिक गतिविधियों में भी किया जाता है, ठीक। कोई सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि प्राकृत संख्या का सेट अनंत तक फैला होता है, ठीक है। प्राकृत संख्या किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, उनका उत्तर वही होता है। इस a + का b बराबर b + का a नहीं लिख सकते हैं। तब ई तो एकदम पक्का रहा, एकदम भी आई कर दो, एकदम भी आई एकदम कर दो एग्जाम की दृष्टि से। करा कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग n × n + 1/2 होता है। तो एग्जाम्पल देकर हम समझा दिए हैं। प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग, तो n बराबर तो 20 हो गया है। प्राकृत संख्या से सूचित करते हैं, n से करते हैं सूचित। प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं तो n बराबर 20 हो गया। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग, n के मान 20 है, यहाँ पर 20 रखेंगे प्लस का 1, तो यहाँ बटा में 20 है, बटा में 2 न होगा। देखो फॉर्मूला है n × n + 1/2, तो यहाँ पर 20 हो गया और गुना 20 है 21 हो गया, बटे में 2, तो 2 दूनी के 20, 10 में तो कट गया, तो 10 × 21 210 हमारा आ गया, ठीक। ये हो गया। यहाँ तक समझ में सबका आ गया? कमेंट करो कि समझ में आ गया सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अनुज कुमार समझ में आ गया सर, ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 10 है और 2 अंकों की
2 अंकों की सबसे बड़ी प्रकृत संख्या तो 99 हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं पूर्ण संख्या। प्रकृत संख्या के समूह में यदि शून्य संख्या को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या का उदाहरण है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर डॉट डॉट अनंत तक है। इससे भी ऑब्जेक्टिव कुछ कर लो। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव बढ़िया रहेगा तो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इतना तो वादा करते हैं। पूर्ण संख्या को हम पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं कि नहीं? कि पूर्ण संख्या को पूर्णांक भी कहा जाता है। फिर कह रहा कि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होकर अनंत तक फैली होती है। जैसे हम नोट्स बनाए हैं, जैसे पढ़ लेगा तो हम दावा करते हैं कि मैट्रिक में एग्जाम में 100 में 100 लाने का गारंटी करता हूँ। मैं भी लाया हूँ 100 में 100, ठीक है। फिर कह रहा है कि पूर्ण संख्या में कोई अंश या दशमलव भाग शामिल नहीं होता है। ये हो गया बात कंठस्थ कि कोई दशमलव भाग शामिल नहीं होता है, हो गया ठीक। फिर कह रहा है शून्य को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। इसमें शून्य लगा देते हैं तो हो जाता है पूर्ण संख्या, शून्य नहीं लगाएंगे तो प्रकृत संख्या होगा। ये बात कह रहा है। पूर्ण संख्या को हम गैर ऋणात्मक पूर्णांक का समूह होता है, गैर ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह भी होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो, कमेंट करो। अनुज कुमार, यस सर, समझ में आ गया। अगले पेज की ओर चलते हैं। पूरा एकदम डिटेल के साथ लेके आए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ जाएगा एकदम। पूरा हाथ से लिखा हुआ नोट्स है। नोट्स लेना चाहता है तो भाष्टा पर मैसेज करना, नंबर मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है तो 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है तो अनंत सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या है? तो नहीं। प्रथम n पूर्ण संख्या का योग n इंटू n माइनस 1/2। यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर हम समझा चुके हैं, ठीक है, समझ देख लेना। कह रहा कि प्रथम n 5 पूर्ण संख्या का योग, तो n का मान तो 5 हो गया, तो n के मान 5 रख, यहाँ पे n होगा तो 5 हो गया, बटा माइनस न यहाँ पर तो माइनस 1 हो गया, बट्टे का 2 हो गया। तो 5 और 4 में से गया तो 4 बचेगा ना, तो 2 दूनी 4 कट गया तो 5 दूनी 10 न होगा, 10 हो जाएगा। अगला चलते हैं पूर्णांक संख्या। तो वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या शामिल होता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे जेड से निरूपण किया जाता है, क्योंकि जेड लैटिन भाषा के शब्द जहरलिन के शुरुआती अक्षर से लिया गया है, जिसका अर्थ गिनना होता है। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, पूरा अपने हाथ से लिखे हैं। इतना कोई भी यूट्यूबर से हम कह देते, कोई भी यूट्यूबर जितना भी पढ़ाता है उसको अच्छे पढ़ाते हैं। इतना कोई सी में नहीं लिखा रहेगा जितना हम लिख के लाए हैं, ठीक है। उदाहरण देखो, माइनस में अनंत तक रहेगा। यहाँ देखो -1, -2, -3, -4 माइनस अनंत तक रहेगा। अब प्लस में 1, 2, 3, 4 अनंत तक रहेगा, ठीक। यहाँ हम बात हो रहा है कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या शामिल होता है। दोनों संख्या शामिल है कि नहीं, ठीक है। ऐसे भी ऑब्जेक्ट कुछ कर लो। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत होती है, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी अनंत होगा। क्या सभी प्राकृत संख्या को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं? तो हाँ, कह सकते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या भी है? तो हाँ। क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है? तो नहीं। क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? तो नहीं। 0 कौन सी संख्या है? तो पूर्णांक संख्या। 0 कौन सी संख्या? तो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या ना है 0 कौन सी संख्या? तो पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ कह रहा है पूर्णांकों का खेल भी समझना बहुत जरूरी है। क्लास 10वां में पढ़ रहे हैं तो इतना नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसमें तो 5वें 6ठा में पढ़ने का रहता है, ठीक। यहाँ -5 है, +6 है, तो यकीन हमारा हो जाएगा। 12 अंक के सामने 6 है, 6 में से 5 गया तो यकीन होगा। ये तो समझ में जाएंगे, सब समझ जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा, जिसको नहीं आता समझ में देख लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूरा मेरे हाथ से लिखा हुआ है,
इसको पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में पूरा ऑब्जेक्टिव आप सोल्व करके आ जाएंगे। ठीक है, इतना दावा करते हैं, इतना हम दावा करते हैं तो पूरा ऑब्जेक्टिव बना दीजिएगा। अब बोलता है कि सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अनंत तक। इससे भी कुछ ऑब्जेक्टिव कर लो, इससे भी कुछ ऑब्जेक्टिव कर लो। सम संख्या शुरू होती है तो 2 से, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत है। सम संख्या का रूप क्या होता है? 2n होता है। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह सम संख्या कहलाता है। प्रथम n सम संख्या का योग, प्रथम n सम संख्या का योग n इंटू n+1 होता है। ठीक, दो सम संख्या का योग हमेशा सम संख्या कहलाता है। दो सम संख्या का योग हमेशा क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। समझा देते हैं, किसी को समझ में नहीं आ सकता है कि दो सम संख्या का योग हमेशा सम संख्या होता है कि नहीं होता है। देखो यहाँ पर 2 लिखी सम संख्या है, +4 भी सम संख्या है, इसको जोड़ 6 क्या सम संख्या ना है? समझ में आ गया सबको? 0 एक सम संख्या भी है। देखो 0 एक सम संख्या भी है। ठीक, 0 एक सम संख्या भी है। ठीक, 2 लगातार सम संख्या का HCF 2 होता है। ठीक, इसको भी समझा देते हैं। 2 लगातार सम संख्या का HCF 2 होता है। देखो समझा देते हैं। 4, 6। ठीक, 4 यहाँ पर 6 लिए। ठीक है, 4 से हम 6 में भागा दे दो, 4 एकम 4, यहाँ पर हमारा 2 बच गया, 2 से भागा दो 4 में, 2 दूनी 4 कट गया। हमारा HCF कितना आया? 2 आया कि ना? 2, ये HCF हमारा 2 आया। यही यहाँ पर बोल रहा है कि 2 लगातार सम संख्या का HCF कितना होता है? 2 होता है। अब पढ़ते हैं विषम संख्या। विषम संख्या आ गया। वैसी संख्या जो 2 से पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट अनंत तक, इससे भी कुछ ऑब्जेक्टिव कर लो। विषम संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो 1 से होती है। सबसे छोटी विषम संख्या तो 1 होगा। सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। विषम संख्या का रूप है 2n + 1। जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 तो वह विषम संख्या कहलाता है। जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रहे वो विषम संख्या कहलाता है। ठीक, प्रथम n विषम संख्या का योग n² होता है। तो समझा दें एग्जाम्पल लेके। प्रथम 5 विषम संख्या का योग 5 की स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा ना। फिर कह रहा है कि 2 विषम संख्या का योग हमेशा विषम संख्या नहीं सम संख्या कहलाता है। 2 विषम संख्या का योग, 2 विषम संख्या का योग हमेशा विषम संख्या नहीं सम संख्या कहलाता है। ठीक, विषम संख्या का योग सम संख्या कहलाता है। कैसे? तुम समझा देते हैं बाबू, देख लेना। 1 हो गया और 3 हो गया। ठीक, इसका कह रहा कि 2 विषम संख्या का योग में क्या होता है? जोड़ होता है। इधर उनको जोड़ दो तो क्या होगा? 4 सम संख्या ना है। तो ये कुछ ही कह रहा है कि 2 विषम संख्या का योग हमेशा विषम संख्या नहीं सम संख्या होता है। ठीक है, 2 लगातार विषम संख्या का HCF 1 होता है। इसको भी समझा दें। ठीक, इसको भी समझा देते हैं। 2 लगातार विषम संख्या का HCF 1 होता है। विषम संख्या 1 3 है, 1 से भागा दे दो 3 में तय हो जाएगा। 3 मरतबे लग जाएगा हमारा। 3 तो हमारा कट गया। HCF हमारा ई होता है। तो HCF हमारा कितना आया बाबू? 1 आया ना। कि 2 लगातार विषम संख्या का HCF हमारा 1 होता है। पूरा समझा के बता रहे हैं बाबू, सबको समझ में आ ही जाएगा। समझ में आ रहा बाबू? अनुज कुमार यस सर समझ में आ रहा है। अंकित कुमार यस सर समझ में आ रहा है। 100% समझ में आ जाएगा। अगले पेज की ओर चलते हैं। ये पूरा बेसिक नॉलेज है, पूरा इसमें कर लेना है। कुछ कठिन संख्या का वर्गमूल है।
कुछ कठिन संख्या का वर्गमूल है। एक क्या है, इस स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक या अपने से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11 हो जाएगा, डॉट डॉट अनंत तक। इससे भी अभाज्य संख्या से भी कुछ ऑब्जेक्टिव कर लो, ऑब्जेक्टिव मजबूत रहेगा। बिहारी परीक्षा मिनिमम 4 के आना था ऑब्जेक्टिव को। अभाज्य संख्या धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से शुरू होती है। अभाज्य संख्या कहाँ शुरू हुआ, 2 से शुरू हुआ ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत है। अभाज्य संख्या कितने गुणज होती है, तो 2 गुणज होते हैं, 2 गुणज होते हैं। 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, तो 11 है। कितना है बाबू, तो 11 है। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15 है। कहा कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो बता देना 15 है, ठीक है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या, तो 15 है। कितना है, 15 है, ठीक है, 15 है, 15 है। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो 97 है, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 97 है, ठीक है। 2 लगातार अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमारा 1 होता है। 2 लगातार अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। कुछ आगे की ओर चलते हैं। इसको है ना, कुछ कठिन संख्या का वर्गमूल है ना, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना, बहुत काम देता है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को पढ़ना है। भाज्य संख्या और वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से भी कटता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से भी कटता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण में 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट 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 अनंत तक हो गया, ठीक। इससे भी कुछ ऑब्जेक्टिव कर लो, पूरा ऑब्जेक्टिव रहता है।